तो चैप्टर का नाम क्या है? चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। अब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर का मतलब क्या है, ये हम एक एक करके बारी बारी से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम देख रहे हैं इस चैप्टर में, क्या नाम है हमारा? चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है, ये जो चाइल्ड होता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व अलग अलग तरीके से करता है, साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से, है ना, यूनिक तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है एक अलग अलग मेथड यूज़ करता है और अलग अलग तरीके यूज़ करता है। इसमें क्या होता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है। क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन वैसे आपने सीबीआई में भी पढ़ा होगा इन्वेस्टिगेशन, है ना, किसी पर सीबीआई या सीआईडी में आपने देखा होगा। किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से पता लगाने के लिए वैसे तो दो वर्ड होता है, एक होता है एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। और दूसरा जो वर्ड है वो क्या है हमारा? इन्वेस्टिगेशन। इस दोनों में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंट? इस दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सपेरिमेंट हम किस चीज़ से करते हैं? एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के लिए करते हैं? जब हम कोई साइंस का प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं ना, कोई हमें आउटकम पता लगाना हो। इन्वेस्टिगेशन कब करते हैं? जब हमें पता लगाना हो कि ये सही है या गलत है। क्या बोला मैंने? एक्सपेरिमेंट में कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए हम करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन में हमें पता लगाना होता है क्या कौन सा प्रोसेस सही है और कौन सा प्रोसेस क्या है, गलत है। यस और नो? क्लियर है? तो जैसे कि अगर मैंने दो, अगर कोई चीज़ें हमने केमिस्ट्री का लैब से कोई एक्सपेरिमेंट किया, जैसे हमने क्या किया, NaOH, है ना, जो कि मैं लास्ट टाइम एग्जाम्पल पे लिया था, NaOH प्लस HCl, तो क्या निकल के आया? NaCl प्लस H2, बराबर ना? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, या फिर एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे नया प्रोडक्ट बन के आया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इमेजिन कीजिए कि टंगस्टन का यूज़ करके हमें बल्ब बनाना है। क्या बनाना है? टंगस्टन का यूज़ करके क्या करना है? बल्ब बनाना है। मतलब बहुत सारे हमें एलिमेंट यूज़ करना और बल्ब बनाना है। तो हमने क्या किया? कॉपर का वायर लिया, बल्ब नहीं बना। आयरन का वायर लिया, नहीं बना। फिर हमने प्लैटिनम लिया, नहीं बना। टंगस्टन यूज़ किया तो बन गया। क्या था ये एक्सपेरिमेंट था या इन्वेस्टिगेशन था? दो चीज़ें कि वैसे एक्सपेरिमेंट था, लेकिन एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखिए तो हर चीज़ को टेस्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? यहाँ पर तो सिंपल सा बात है कि एक नया आउटकम चाहिए था उसको, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट तो नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए उसको कि लाइट किससे निकलेगा बाहर, राइट? ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ों को हम अलग अलग से कंपैरिजन तरीके से पढ़ेंगे। तो फिलहाल चलते हैं पहला पॉइंट पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स अराइविंग एट सॉल्यूशंस ऑफ टास्क्स और सिचुएशन दैट आर कॉम्प्लेक्स, means arriving at solutions of tasks or situation that are complex or ambiguous with difficulties or obstacles of some kind। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है? जब हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं या कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे या कोई काम कर रहे होंगे, तो काम करने के बीच में जो डिफिकल्टीज आती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम बोलते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब उस सॉल्यूशन तक पहुंच जाना, उस डिफिकल्टीज का सामना करके जो आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिफिकल्टीज आती है, क्लियर है? तो द डिफिकल्टी दैट कम्स ऑन द वे व्हाइल वी आर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, और द ऑब्स्टेकल्स, है ना। जैसे एग्जांपल लिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नीडेड फॉर इंस्टेंस, तुरंत जरूरत पड़ती है। जैसे व्हेन ए डॉक्टर एनालाइजेस ए लंग एक्सरे, इवेल्युएशन ऑफ and analysis of the picture of lungs requires skill, experience and
resourcefulness to decide which obscure looking blobs to ignore and which to interpret as real structures। देखिए, जैसे लंग का एक्सरे कर रहा है डॉक्टर, ठीक है, तो उस एक्सरे को रीड करने के लिए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, हाँ है ना, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। रिसोर्स, सारे रिसोर्स का कैसे यूज करना ये भी पता लगाना होगा। अब यहाँ पे डिफिकल्टी क्या है, कभी कभी क्या होता है, जो हमें फोटोग्राफ में दिखता है, क्या बोला, एक्सरे में दिखता है, वो क्लियर नहीं होता, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हमें इग्नोर करना पड़ता है और कुछ चीज़ों को इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो कौन सा रियल है और कौन सा रियल नहीं है, या फिर कौन सा एक्सेप्ट करना है और कौन सा इग्नोर करना है। तो ये जो डिफ़िकल्टी आई, कभी कभी होता है ना, फ्रैक्चर आया लेकिन एक्सरे में क्लियर नहीं दिख रहा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, किसी का एक्सीडेंट हो गया और क्लियर नहीं दिख रहा है, तो अब आप बताइए कि एक्सरे कहाँ पे, एक्सरे का पट्टी कहाँ पे लगेगा और क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। हुँ? तो उस चीज़ को समझना और सही फैसला लेना, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल्सो नीडेड when a store manager has to decide how to improve the sales of a product. Should she price it lower or publicize it more through advertisement? अब देखिए, प्रोडक्ट उसका बिक नहीं रहा है स्टोर मैनेजर का, तो दो तरीके हैं, या तो दाम कम कर दो, सेल लगा दो, 10% ऑफ, 20% ऑफ, होता है ना मार्क, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता चले कि आपका स्टोर यहाँ पे है और नए नए प्रोडक्ट आए हैं। ठीक है, या तो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करो या प्रोडक्ट का दाम घटा दो, तो दो ही तरीके से हो सकता है, हाँ या ना। तो ये क्या है, प्रॉब्लम क्या था इसमें, प्रॉब्लम ये था कि उसका सेल्स क्या हो गया था, कम हो गया था। इम्प्रूव द सेल्स का मतलब क्या हो रहा है कि पहले उसका सेल्स क्या था, कम था, और उससे क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, टू इम्प्रूव द सेल्स। एंड हाउ सी सॉल्व, देखिए सी कैन सॉल्व इन टू वेज, इधर सी कैन इम्प्रूव द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी, इधर सी इट मेक इट एट ए लोअर प्राइस और मेक मोर एंड मोर एडवर्टाइजमेंट थ्रू टेलीविजन, रेडियो, यूट्यूब एड्स, बैनर्स, पैम्पलेट्स, यस और नो, तो एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज करते हैं। क्लियर हो गया, यस और नो, हाँ है ना। बात क्या है हमारा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास उसको हम डिफ़िकल्टीज बोलते हैं। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब जो उस डिफ़िकल्टीज को आपने ख़त्म कर दिया, ऑब्स्टेकल्स को पार कर लिया, इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। जैसे एक डॉक्टर एक लंग एक्सरे करता है तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, पहला कि उसको वो नॉलेज होना चाहिए लंग्स को स्टडी करने का, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो रिसोर्सेज होने चाहिए, है ना, कौन से चीज़ों को इग्नोर करना और किसको एक्सेप्ट करना। कभी कभी रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, क्लियर दिखाई नहीं देता, तो भी उस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है, स्ट्रक्चर को पता लगाना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, किस पार्ट लंग्स के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि एक स्टोर मैनेजर है जिनके पास प्रॉब्लम ये आया कि उसकी जो सेल्स थी क्या हो गई थी, गिर गई थी, तो उस अपने सेल्स को क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। तो उसमें दो तरीके के दो चीज़ें, या तो वो अपने प्रोडक्ट का दाम घटा दे, ऑफर्स दे करके, क्या दे करके, ऑफर्स दे करके प्रोडक्ट का दाम क्या करे, कम कर दे, या फिर एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज कर दे, क्या कर दे, एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज कर दे। तो दो तरीके से उसका सेल्स क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। Yes. नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड स्टैनले ग्रे ने क्या कहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज दैट एट्रीब्यूट which encompasses rational thinking
दैट encompasses rational thinking. What is the meaning of rational thinking? रैशनल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? लॉजिकल थिंकिंग. क्या होता है? लॉजिकल थिंकिंग. ठीक है, मतलब लॉजिकल एस्पेक्ट, आपको लॉजिक लगा करके उस प्रॉब्लम को क्या करना है? सॉल्व करना है. ठीक, ठीक. कहा जाता है मोस्ट ऑफन when two children take their problem to an adult to solve it for them, and adult steps in without invitation, or the adult steps in without invitation, the adult has assumed ownership of the problem. देखिए बहुत अच्छी बात है. जब देखिए दो चीज़ें होती है. सपोज कीजिए, ठीक है, जैसे बच्चा है, ठीक है, उसका एक खिलौना टूट गया है और उसको फेविक्विक से चिपकाना है. क्या बोला मैंने? एक बच्चा है जिसके पास एक खिलौना था, वो टूट गया, उसको फेविकॉल से चिपकाना है या फेविक्विक से. तो फेविक्विक मम्मा से मांग के लाता है, और लेकिन वो चिपका नहीं पाता है. तो वो अपने पापा जी के पास लेके जाता है कि पापा मेरे को मदद करो इस खिलौना को चिपकाने में. ठीक है. दूसरा तरीका ये भी है कि कोई एक स्टिकर है जिसको चिपकाना है एक बॉक्स के अंदर. ये बच्चे का प्रॉब्लम है. इसमें दो तरह की बात है. या तो पिताजी उसको सिखाएंगे, बेटा पहले यहाँ से कट करो, फिर यहाँ पे लगाओ, फिर चिपकाओ, फेविकॉल कॉर्नर कॉर्नर में लगाओ और चिपका दो. या फिर वो खुद ही इसको सॉल्व कर देंगे. बच्चों को कोई मदद नहीं करेंगे, सिखाएंगे नहीं, वो खुद कर देंगे. तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा पॉइंट कहा गया. क्या? कि यहाँ पे एडल्ट हैज एज्यूम्ड ऑनरशिप ऑफ द प्रॉब्लम. ऑनरशिप का मतलब क्या है? कि अब हो सकता है एडल्ट जो बड़ा है उस पूरे का ऑनरशिप ले ले. ठीक है. तो इसमें दो तरीके की बात है. या तो पेरेंट्स उसको सिखाएंगे या खुद उसको सॉल्व कर देंगे. दूसरा, when the adult makes an independent judgment, it usually results in a win-lose situation. One child wants what gets what it wants and other does not. देखिए कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं सीखना चाहता हूँ, जबकि पिताजी ने क्या किया? कंप्लीट करके दे दिया. तो एक बच्चा खुश हो जाता है कि मेरे पिताजी ने मेरा होमवर्क कर दिया, मेरी मम्मा ने मेरा होमवर्क कर दिया. और एक बच्चा क्या चाहता है? मम्मा आप होमवर्क मत करो, कॉलेज स्कूल में टीचर डांटती है. होता है ना, कभी कभी मम्मा ही होमवर्क कर देती है ना. ठीक है, हाँ या ना? तो यहाँ पर बच्चा क्या चाहता है? कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी हेल्प की जाए. तो एक बच्चा खुश हो गया कि मेरा काम हो गया, लेकिन दूसरा बच्चा खुश नहीं हुआ कि वो खुद से नहीं सीख पाया. उसको हेल्प, वो पूरा का पूरा काम किसने कर दिया? किसी दूसरे ने कर दिया. तो एक बच्चा खुश हो गया, विन कर गया कि मेरा काम हो गया. तो एडल्ट यहाँ पे इंडिपेंडेंट जजमेंट लेता है. ठीक है. या तो बच्चा जीत जाता है, खुद से करने लग जाता है, या खुद से नहीं कर पाता है. ठीक है. तो यहाँ पर देखते हैं एक एक करके. हाउएवर बाय गाइडिंग, बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ. हाउएवर बाय गाइडिंग children through a series of problem solving steps, the adult can teach students how to solve their own problems and make better decisions so that it changes into a win-win situation for both children. तो हमने देखा यहाँ पे दो बच्चे थे, चिल्ड्रन 1 और चिल्ड्रन 2. चिल्ड्रन 1 ने क्या किया? खुद से किया, सेल्फ. और दूसरा चिल्ड्रन ने क्या किया? हेल्प लिया. आप समझ रहे? बोलो हाँ या ना? तो अब यहाँ पर दो तरह की बातें हैं कि अगर बच्चे को गाइड किया जाए एक एक स्टेप से, है ना, पूरा स्टेप बारी बारी से इसको भी सिखा दिया और एक एक स्टेप इसको भी सिखा दिया, तो एक बच्चा क्या है? पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, और दूसरा बच्चा भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा. दोनों को स्टेप्स बता दिया. तो स्टेप आपने क्या किया? सारे स्टेप्स खुद कर दिए और उसको रेडी प्रोडक्ट दे दिया. किसको? चिल्ड्रन 2 को. तो ये अच्छी बात नहीं है. आपको क्या करना चाहिए? जैसे चिल्ड्रन 1 आप जब कर रहे थे तो देख देख के सीख लिया वो, लेकिन चिल्ड्रन 2 उतना इंटेलिजेंट नहीं था, इसलिए उसको हेल्प की जरूरत पड़ी. तो हमें क्या करना चाहिए एज ए गार्जियन, एज ए टीचर या एज ए पेरेंट्स?
बच्चों को स्टेप बाय स्टेप करके बताना चाहिए कि बेटा पहले ऐसे कट करना है, फिर फेविकॉल को कॉर्नर कॉर्नर में पेस्ट करना है, उसका साइज मैच करना है, फिर चिपकाना है कॉर्नर में, पहले कॉर्नर में चिपकाना है, फिर ऐसे, मतलब उसको बारी बारी से एक एक स्टेप्स बताओ। हम्म, ठीक है। तो the teacher can the adult can teach students how to solve their own problems and make better decisions so that it is a win position for both children। तो दोनों के लिए एक बेस्ट विन विन सिचुएशन हो। कब? जब बच्चा अपना प्रॉब्लम क्या करे, खुद से सॉल्व करे। क्लियर है? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर मैनी लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत सारे लेवल्स हैं, काफ़ी। कौन कौन से लेवल? सम प्रॉब्लम्स आर इजी एंड कैन बी सॉल्व विदाउट मच डिफिकल्टी। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अलग अलग लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप भी देखते हैं ना, जब आप क्वेश्चन करते थे कि इजी लेवल होता है, एक मॉडरेट लेवल होता है और एक टफ लेवल होता है कि नहीं होता है? बोलते हैं ना, सेटेट का पेपर आया यार, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, कुछ ट्रिकी थे और कुछ तो बहुत हार्ड थे, है ना? तो यही लेवल्स के बारे में हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर समझते हैं। पहला, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की? पहला, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। पहले ये पता लगाना है कि आपका प्रॉब्लम है क्या। व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द डाउट, है ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सेकेंड इज टारगेट। आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आपका प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा आपका टारगेट क्या है, और तीसरा है स्टेप्स टुवर्ड्स टारगेट। जब आप कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपको सॉल्व, आपका टारगेट क्या है और उसके लिए स्टेप्स क्या क्या यूज़ करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे एक पंखा खराब हो गया है, क्या बोला मैंने? फैन है, जिसको क्या करना है, रिपेयर करना है, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम क्या हमने आइडेंटिफाई किया कि फैन इज नॉट वर्किंग, दिस इज द प्रॉब्लम, यस और नो। टारगेट क्या है कि फैन को रिपेयर करना है, तो फैन में क्या प्रॉब्लम है, तो पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है उसका स्पीड कम हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट की हो वजह से। सकता है। यस। टारगेट ये है कि हमें स्पीड बढ़ाना भी है फैन का और उसे रिपेयर करके सही से चलाना है। अब स्टेप्स क्या क्या यूज़ होगा? पहले हम फैन को ओपन करेंगे, फिर हम एक एक चीज़ टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे क्या उसका सर्किट सही है या नहीं है, क्या उसका मोटर सही है या नहीं है, फिर हम देखें उसकी प्रॉपर वायरिंग है या नहीं है ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फ़ैन नहीं चल रहा है, पता चला फ़ैन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम स्विच में है। आप समझे? स्विच खराब हो गया था जो बोर्ड पे लगा था, तो एक्चुअल प्रॉब्लम फैन नहीं था, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था? स्विच। लेकिन टारगेट आपका क्या था? स्विच को ठीक करना या फैन को ठीक करना, फैन चलाना। आपका टारगेट था कि फैन चल जाए, लेकिन ठीक आपने क्या चीज़ किया? क्या चीज़ किया बताइए? स्विच। तो आपने ये देखा कि सबसे पहले फैन ठीक करने से पहले, फैन ऊपर से नीचे उतारा, पहले आप फैन उतारने से पहले ये देखोगे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो हाँ है ना, कि फैन नीचे उतार दोगे डायरेक्ट? बोलो। हाँ। तो पहले आप देखते हो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, जब वो ऊपर चढ़ता है तो वो देखता है यार करंट तो आ रहा है यहाँ पे। अब ये, अगर करंट नहीं आ रहा है तो फैन नहीं उतारता वो। अगर करंट नहीं आ रहा है तो पहले स्विच चेक करता है वो। अगर करंट आ रहा है तब वो फैन उतारेगा। करंट आ रहा है बट फिर भी चल नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम फैन में है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो टारगेट क्या निकला कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो फैन खराब है, फैन नहीं चल रहा है, इसका मतलब दो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फैन खराब हो या करंट ही नहीं आ रहा हो। तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज मेन प्रॉब्लम। व्हाट इज द टारगेट? टू रन द फैन, yes or no? And what was the problem identified? There was no, the current was passing, the current was passing in the क्या, फैन, बट तो फैन खराब हो गया, या करंट ही नहीं पास कर रहा। इफ द करंट इज नॉट पासिंग देन देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम, देयर मे नॉट बी द प्रॉब्लम इन द फैन, बट देयर मे बी द प्रॉब्लम इन द वायर, देयर मे बी द प्रॉब्लम इन द स्विच। क्लियर है? तो पहले वो किसको रिपेयर करेगा?
फिर वायर चेक करेगा, तो वायर खराब है तो वायर वायर चेक करेगा, फिर पहले स्विच चेक करेगा, तो स्विच से देखेगा अरे स्विच तो ठीक है, इसका मतलब वायर में प्रॉब्लम है, तो वायर को रिप्लेस करके फिर चला के देखेगा, फिर फैन चल गया, और फिर फैन चल गया तो बेस्ट है। अब नहीं तो मान लीजिए कि स्विच भी काम नहीं कर रहा, वायर भी काम नहीं कर रहा, तो फिर बाद में करंट पास कराएगा, फिर फैन उतारेगा वो, कि देखिए सर सब गड़बड़ हो गया आपका, स्विच भी खराब हो गया है, वायर भी खराब हो गया और फैन भी खराब हो गया। तब वो तीन चीज़ चेक करे, तो आप समझे इस चीज़ को। तो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट ही चेक द स्विच if the current was not passing. Secondly, he checked the wire if the current is not passing. And third last he checked the क्या फैन। क्लियर है कि नहीं? तो समझे, these are the steps towards target। एक छोटा सा एग्जांपल दिया, क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस और नो? Yes. ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बेसिक एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, है ना, बट मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल लिया। हाँ, the three main process that are usually mainly that are used mainly in solving such problems। तीन प्रोसेस है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। वो क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या प्रोसेस है? पहला, स्टेप बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। स्टेप बेस्ड का मतलब होता है कि पहले से ही ये स्टेप फिक्स है। आपको चपाती बनानी है तो सबसे पहले आप एक बाउल लो, फिर आटा डालो, फिर वाटर डालो, मिक्स करो, फिर उसके बाद उसको गोल कर करके सर्कल बनाओ, फिर तवा लगाओ, गैस सिलेंडर ओपन करो, बनाओ। स्टेप्स फिक्स है, बोलिए हाँ है ना? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? टू भूख लगी है, राइट? तो व्हाट आर द स्टेप्स टू मेक ए चपाती? ये फिक्स स्टेप है, राइट? यस और नो? बोलिए हाँ है ना? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो कुछ फिक्स स्टेप्स है। जैसे भाजी बनाना है तो भाजी बनाए, फिर उसके बाद भाजी काटा, फिर कांदा काटा, सारा मसाला लिया, तेल गरम किया, ये स्टेप्स है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हमने ज़िंदगी में कभी किया ही नहीं। तो कुछ स्टेप्स है, उसको आप फॉलो कीजिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यस और नो? यस और नो? क्लियर? दूसरा है एल्गोरिथम मेथड। एल्गोरिथम मेथड में क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रूल्स का मतलब क्या होता है? कुछ रूल्स हैं जिसको अगर आप यूज़ करोगे तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी क्या आता है? यूज़ होता है। ये सुन, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल लीजिए, कोई आदमी बीमार पड़ गया है, उसको हार्ट में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले क्या होगा? हार्ट में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहला रूल क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट रूल? उसको एक्सरे कराना होगा। ये सुन, कि डायरेक्ट हम सर्जरी कर देंगे? बोलिए नहीं ना। एक रूल है, क्या? कि आपको पहले एक्सरे कराना होगा। यस और नो? ठीक है, फिर डिटेक्ट किया जाएगा, फिर कुछ दिन तक मेडिसिन पे काम किया जाएगा, मेडिसिन अगर काम नहीं किया फिर उसका सर्जरी होगा। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, अब आते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। देखिए, ह्यूरिस्टिक मेथड होता है एक्सपीरियंस बेस्ड, है ना? एक्सपीरियंस। Heuristic method, learning by oneself to solve the problem when a problematic situation is raised। देखिए, ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आया, आपने कुछ गलतियां की, उस गलती से कुछ सीख लिया, अब अगली बार वैसा प्रॉब्लम फिर से आया ना, तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप समझे मैं क्या करना चाह रहा हूँ? जब कोई प्रॉब्लम आपके पास आता है ना, तब आप उसको सॉल्व करते हो। एक बात बताइए, चपाती बनाना, क्या ये पहली बार आपके सामने ये प्रॉब्लम आया या आप ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं सभी लोग? मम्मी ने किया, फिर आप कर रहे हो, पहले नानी ने किया, फिर आप, मम्मी ने किया, फिर आप कर रहे हो। क्या ये प्रॉब्लम पहली बार आया आपके सामने? बोलिए, पहली बार आया क्या? बोलिए। सही बात। एग्जाम्पल, आप बाथरूम में गए फेस वॉश करने के लिए, पैर हाथ धोने के लिए, सांप दिख गया आपको टैप पे,
तो क्या ये पहले से होता आया है आपके लाइफ में या पहली बार आपके सामने आ गया ये प्रॉब्लम, एकाएक प्रॉब्लम आ गया? पहली बार आ गया। तो ये चीज उसी समय पे सिचुएशन को सॉल्व करना पड़ता है। अब हो सकता है इसमें आपका एक्सपीरियंस हो या ना हो। तो जब प्रॉब्लम आता है तभी आप उसको सॉल्व करते हो। क्या बोला? जब प्रॉब्लम आता है तभी आप सॉल्व करते हो। एल्गोरिथम मेथड मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये रूल्स है। और स्टेप बेस्ड का मतलब पहले से ये प्रॉब्लम का एक तरीका फिक्स है और इसी तरीके से चीजें सॉल्व होती है। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टेप्स टू बी फॉलोड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे, देखिएगा, फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई और डिफाइन द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। जैसे मैंने आपको फैन का एग्जांपल लिया, तो सबसे पहले आपने क्या देखा? प्रॉब्लम है किस चीज़ में? फैन नहीं काम कर रहा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों हुआ। क्या बोला? प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों हुआ? क्या शॉर्ट सर्किट हुआ था? यस और नो? या फिर स्विच काम नहीं कर रहा, या फिर वायर काम नहीं कर रहा, या फिर मोटर खराब हो गया, किसका? फैन का। तो आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को डिफाइन करते हो कि ऐसा प्रॉब्लम आया क्यों, हुआ क्यों। तो पहला, फैन इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि स्विच खराब हो गया, फैन इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि वायर खराब हो गया। तो आप आइडेंटिफाई करते हो और प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो। तो मैकेनिक आके क्या बोलता है, इलेक्ट्रीशियन, कि सर वायर बदलना पड़ेगा। तो उसने क्या किया? प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को समझा। यस और नो? ठीक है, फैन में कोई खराबी नहीं है, क्लियर है। तो उसने क्या किया? सबसे पहले टारगेट क्या है हमारा, व्हाट इज द टारगेट? कि फैन काम करे, बस फैन चलना चाहिए। बट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है? फैन खराब नहीं है, स्विच खराब है। समझे कि नहीं समझे? बोलिए हाँ या ना। अरे हाँ या ना, क्लियर है? हाँ बोलिए। स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या है कि हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या डिफाइन करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम हुआ क्यों। ठीक है, थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अलग अलग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आप ढूंढोगे उस प्रॉब्लम को क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। जैसे फ़ैन ख़राब हो गया तो उसने बोला सर फ़ैन रिपेयर कराना पड़ेगा। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप फ़ैन रिपेयर कराओ 2 दिन वेट करो, या फिर नया फ़ैन ले आओ। बोलो हाँ है ना, यस और नो? बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन था उसका। यस और नो? क्लियर है? बोलिए हाँ है ना। यस और? ठीक है, नेक्स्ट, चेक द वायबिलिटी ऑफ द अल्टरनेटिव। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो अल्टरनेटिव आपने सोचा है वो आपसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पता चला कि आपने ऐसी चीज़ें सोच लिया जो पॉसिबल ही नहीं है। क्या सोच लिया आपने? जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपने सोचा फैन तो बार बार ख़राब हो जाता है, एसी ही लगा लेते हैं। लेकिन एसी का बजट है कि आपके पास? इलेक्ट्रिसिटी बिल अफोर्ड कर पाओगे आप? तो आपको अल्टरनेटिव सोचना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। नहीं समझे बात को? तो एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो आपको ये चेक करना होगा कि तीनों पॉसिबल है या नहीं है। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है? डिसीजन मेकिंग कंसर्निंग द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। सुटेबल मतलब जो सबसे इजी, कम टाइम लेने वाला जो आपका अल्टरनेटिव है उसको आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ द डिसाइडेड अल्टरनेटिव। आपने जो अल्टरनेटिव डिसाइड किया है उसको यूज़ करना है, अप्लाई करना है। बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पर जो तरीका आपने पसंद किया उसको क्या करना है? यूज़ करके सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपको फीडबैक लेना है। फीडबैक मतलब आपने जो डिसीजन लिया उसका कुछ रिजल्ट आएगा, या तो ट्रू या फॉल्स, या तो सक्सेस या तो फेल्योर। बोलिए हाँ या ना।
या तो सक्सेस या क्या, फेल्योर। तो उससे आप क्या करेंगे, फॉलो अप। फॉलो अप मतलब दोबारा उस चीज को फॉलो करेंगे। अगर आपको सक्सेस मिला है तो क्या वो चीज रिपीट करना चाहेंगे, वो प्रोसेस आप, तो बोलेंगे हाँ। क्या वो मेथड या स्टेप आप रिपीट करना चाहेंगे, दोबारा इस टाइप का प्रॉब्लम आया तो बोलेंगे हाँ। फीडबैक, अब अगर आपको फेल्योर मिला तो आप लोगों को क्या फीडबैक दोगे कि देखो ये तरीका गलत है, क्या फीडबैक दोगे लोगों को, ये तरीका गलत है, ऐसे सक्सेस नहीं मिलेगा, या ये तरीका सही नहीं है। क्लियर है, बोलिए हाँ है ना, यस और नो। दूसरा, रेक्टिफिकेशन का, रेक्टिफिकेशन एंड रिपेयर वर्क। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है चेक आउट एरर्स, मिस्टेक्स या एरर एंड रिमूव देम, एंड रिमूव देम। जब आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे मिस्टेक्स या एरर्स देखने को मिलते हैं, तो आपको एक एक एरर को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। रेक्टिफिकेशन मतलब होता है डिटेक्शन, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है, थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करो और रिमूव करो। जैसे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, आपने देखा बहुत सारे ग्रामर मिस्टेक्स हैं, तो आप क्या करोगे, एक एक ग्रामर मिस्टेक को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको सही कर देना है। लेकिन रिपेयर वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सामान खराब हो, एसी खराब हो गया, तो आप उसका चेक करोगे कि इसका कूलेंट खराब हुआ है, वायर में प्रॉब्लम है, या उसके फैन में प्रॉब्लम है, या डस्ट आ गया है, यस और नो। तो आप उसको क्या करोगे, रिपेयर। तो अगर प्रोडक्ट हुआ तो रिपेयर करोगे, अगर कोई थ्योरी या कोई कंसेप्ट हुआ या तो आप उसको क्या, मिस्टेक्स को रिपेयर करोगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। Yes. चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, अगला पॉइंट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में क्या होगा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स शेयर, प्रॉब्लम्स आर, प्रॉब्लम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप से हम प्रॉब्लम्स को क्लासिफाई करते हैं। इल, इल मतलब बैड स्ट्रक्चर्ड, इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। A problem is said to be ill structured when one cannot judge the nature of the problem, cannot be able to reach its possible solution or cannot even exactly define it. Ill structured का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है यही पता नहीं चल रहा। जैसे किसी इंसान को, ठीक है, स्टोमिक पेन है, ठीक है, क्या बोला, बहुत जोर से स्टोमिक पेन है, हमने उसका क्या कराया, एक्सरे कराया, क्या कराया, एक्सरे कराया। फिर हमने सब एक एक चीज को चेक किया, पता ही नहीं चल रहा है कि बाकी सारी चीजें ठीक, लंग्स ठीक है, हार्ट ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, इंटेस्टाइन्स ठीक है, सब ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, डिटेक्ट ही नहीं हुआ प्रॉब्लम, तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा, कर पाऊंगा क्या। लेकिन किसी को पेट में गैस हो जाता है तो भी वो डिटेक्ट होता है, एक्सरे में होता है कि नहीं होता है, अरे बोलिए ना, होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह से डॉक्टर आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया, एक्सरे में दिख ही नहीं रहा है, तो हम उसको सॉल्यूशन निकालना बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है, क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है। दूसरा केस क्या है, हाँ. वेल मतलब इल स्ट्रक्चर मतलब प्रॉब्लम ही पता नहीं चला, ठीक है, प्रॉब्लम ही पता नहीं चला। वेल, नहीं, प्रॉब्लम ही जब पता नहीं चलेगा तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। ठीक है, जैसे कोई इंसान बहुत नाराज है, बहुत जोर से रो रहा है, लेकिन उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, तो ना वो बता पा रहा है ना समझा पा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है उसका प्रॉब्लम क्या है ना। अंदर से बहुत उदास है लेकिन Right. अंदर से बहुत, क्या हुआ, स्क्रीन गया, आगे बढ़े। तो इल स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं हो रहा है,
प्रॉब्लम का नेचर क्या है, किस टाइप का प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चल रहा है। जब प्रॉब्लम का तरीका नेचर ही पता नहीं चल रहा है किस टाइप का प्रॉब्लम है, तो हम सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे। दूसरा है वेल स्ट्रक्चर्ड। वेल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमने प्रॉब्लम देखा। वेल स्ट्रक्चर का मतलब सारे एस्पेक्ट प्रॉब्लम के पता चल गए, प्रॉब्लम जो है वो दिख भी रहा है और सॉल्वर उसको जज भी कर रहा है। ठीक है। जैसे कि डॉक्टर के लिए किसी भी प्रॉब्लम को देखने के लिए, अगर किसी का हड्डी टूट गया और वो क्लियर विजिबल है, आराम से डिटेक्ट किया, फिर उसने क्या किया, पट्टी लगाई और ठीक हो गया इंसान। और इल स्ट्रक्चर मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, वेल स्ट्रक्चर मतलब प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया। ये सुनो, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे मिस्टेक है, या फिर कहाँ पे प्रॉब्लम है, उस विजिबल है, उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो सॉल्वर उसको जज कर लेगा और उसको सॉल्व कर देगा। क्लियर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रेटजीज टू बी adopted ड्यूरिंग द क्लासरूम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए क्लासरूम में प्रॉब्लम को सॉल्व। पहला, एनालाइज द प्रॉब्लम। द फर्स्ट टास्क एट हैंड इज टू एनालाइज द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को एनालिसिस करनी है कि किस तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड, what could be the possible methods and how relevant these can be in connection with the problem stated। तो पहले ही पता लगाना है प्रॉब्लम क्या है, किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, क्या क्या पॉसिबल मेथड्स हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से कनेक्शंस लगा सकते हैं, मतलब अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट तरीका ये है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, द बेस्ट वे ऑफ एनालाइजिंग द प्रॉब्लम इज टू ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो पार्ट में ब्रेक कर देना है अपने प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए। फिर एनालाइज करना है पार्ट वन बाय वन एंड नो हाउ द प्रॉब्लम इज अबाउट, नो व्हाट द प्रॉब्लम इज अबाउट। आपको क्या करना है, अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देना है, फिर एक एक पार्ट को क्या करना है, एनालिसिस करना है। यस और नो, क्लियर है। ठीक है। जैसे एक टीवी ठीक करने वाला पहले क्या चेक करता है, फिर देखता है करंट आ रहा है नहीं आ रहा, फिर टीवी ओपन करता है, फिर बाहर का ट्यूब चेक करता है, फिर उसके बाद क्या चेक करता है, नीचे के रजिस्टर्स चेक करता है, फिर मदरबोर्ड चेक करता है। वो एक एक पार्ट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। जहाँ पे सिग्नल नहीं आया या लाइट नहीं पहुँच रही है उसको रिपेयर कर देता है। तो हर एक प्रॉब्लम को क्या करता है, एक साथ वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है क्या, टीवी को रिपेयर कर लेगा क्या, वैसे मोबाइल रिपेयर करने वाला है ना, अलग अलग स्टेप्स को क्या करता है, चेक करता है, तो अलग अलग स्टेप्स में ब्रेक कर लेता है। ऐसे ही हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहिए, अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देना चाहिए। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ, जैसे आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम है वो दो तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रही हैं और आप जॉब करना चाहती हैं, तो क्या आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको घर में मन नहीं लगता, या प्रॉब्लम ये है कि पैसे की ज़रूरत है, बताइए। आवाज़ आ रही है मेरी। सर आपने दूसरा ऑप्शन क्या दिया, घर में मन नहीं लगता, दूसरा वाला क्या? कि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, या तीसरा कि पैसे की ज़रूरत है। वो पढ़ाना अच्छा लगता है। इसका मतलब फ्री में भी आप पढ़ा सकते हैं। नहीं ऐसे नहीं, हाँ, सैलरी। यही हुआ ना मतलब, देखा आपने। हाँ। तो आपको फिर ध्यान से देखिए कि अगर मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि ऐसा भी हो सकता है कि घर में बहुत चिल्लम चाली चलती रहती है, तो इससे अच्छा है कि बाहर ही जाके कुछ करो। हम्म? अब बताइए प्रॉब्लम को एनालिसिस कैसे कर रहे हैं आप। एग्जाम्पल, तो अलग अलग आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। पहला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, तो आपका एक्चुअल प्रॉब्लम कौन सा है, मेन प्रॉब्लम क्या है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड, नॉलेज किसी और को देनी है, नॉलेज को बोलिए। नॉलेज किसी और को देनी है, या पैसे कमाने हैं। तो आप बोलेंगे सर मेरे, पैसे कमाने हैं। अब सवाल ये है कि एक ही प्रॉब्लम तो नहीं है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, तो आपने अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अलग अलग पार्ट को क्या किया, ब्रेक कर दिया।
तो प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे तो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, दूसरा आपको हायर स्टडीज़ भी करने हैं, तीसरा ये है कि आपको अपना टाइम यूटिलाइज भी करना है। तो इस तरह से आपने प्रॉब्लम्स को क्या किया, एनालाइज किया, अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया। हम्म? जिसका मेन प्रॉब्लम हो सकता है फाइनेंशियल पार्ट हो, ये भी हो सकता है कि आपको घर पढ़ाना अच्छा लगता है, तीसरा ये है कि अपनी नॉलेज आप समाज को देना चाहते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, वर्किंग बैकवर्ड, वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द फाइनल सोल्यूशन। देखिए कभी कभी मैं बोलता हूँ ना, ऑप्शन से चेक करो आंसर को, क्वेश्चन आया तो आप ऑप्शन चेक करो कौन कौन से ऑप्शन दिए, यस और नो। बैकवर्ड मतलब फाइनल सॉल्यूशन से पीछे जाना है। जैसे मान लीजिए स्टेप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये फाइनल सॉल्यूशन है। क्या है? फाइनल सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे, 6 से 5th पे जाओ, 4th पे जाओ, 3rd पे, 2nd पे, 1st पे, है ना? क्लियर है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी घर पे जाते हैं और किसी ने भाजी बना करके आपको परोसा, तो आप ये पूछते हो कि आपने क्या क्या किया, कैसे किया, या फिर आप क्या करते हो, पहले ये देखते हो भाजी में क्या क्या डाला गया है, क्या क्या मटेरियल डाला गया है। आप बैकवर्ड सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो, मतलब स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 10, फ्रॉम 9, 8 सेक्टर ऐसे करके, वही चीज़ है बैकवर्ड फ्रॉम द फाइनल सॉल्यूशन। व्हेन द प्रॉब्लम इज discrete in nature and clearly mentioned, then to solve this problem may have another way which is directed in backward direction। ठीक है,